Guys, welcome back to the new video. My name is Manish and I hope you all are doing absolutely fine. तो दोस्तों, अप्रैल चल रहा है, मतलब जो TCS में अप्रेजल बैंड्स हैं वो या तो रिलीज़ हो चुके हैं या अभी भी रिलीज़ हो रहे हैं। और जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कॉर्पोरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फिश बोल, ग्लासडोर, ग्रेप वाइन, वहाँ पे बस एक ही सवाल जो है वो फ्लड हो रहा है कि भाई मेरा सी बैंड आया है, मैं बैंड रिजेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर रिजेक्ट किया तो क्या कुछ होगा। मेरे मैनेजर ने मेरे को 4.1 की आईपीएफ रेटिंग दी है। बी बैंड मिलना चाहिए था लेकिन सी बैंड दे दिया। वो सी बैंड कैसे आया। बैंड रिजेक्ट किया तो कंपनसेशन लेटर जो है वो चेंज होगा या नहीं होगा। और ये सवाल सिर्फ इस साल का ही नहीं है, ये हर साल का अप्रैल में लाखों टीसीएस एम्प्लॉयज़ का यही सवाल रहता है कि भाई मेरे को सी बैंड मिला है जो कि मैं डिज़र्व नहीं करता था, तो क्या मैं बैंड रिजेक्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो आज मैं आप लोगों को वो सब बताऊंगा जो आपको आपका एचआर नहीं बताएगा, जो आपका मैनेजर आपसे नहीं बोलेगा और जो कोई ऑफिशियल सोर्स जो है वो आपको नहीं बताएगा। टीसीएस बैंड सिस्टम का पूरा सच, आईपीएफ से लेकर बैंड रिजेक्शन प्रोसेस तक, और वो स्ट्रैटेजी जो एक्चुअली काम करती है। चाहे आपको सी बैंड मिला हो, बी बैंड मिला हो, या आप बैंड डिसएग्रीमेंट के ऑप्शन को सीरियसली ले रहे हो, ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आएगी। तो यही होने वाला है आज की वीडियो का टॉपिक। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो है वो आईपीएफ और बैंड के बीच का डिफरेंस ही पता नहीं होता है। तो टीसीएस में जो है दो अलग चीज़ें होती हैं जो कि एकदम अलग हैं। एक है आईपीएफ रेटिंग और दूसरा है बैंड। आईपीएफ रेटिंग क्या होती है? तो देखो, आईपीएफ रेटिंग की फुल फॉर्म सबसे पहले होती है इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फैक्टर। ये वो एक न्यूमेरिक स्कोर है जो आपको मिलता है आपके गोल्स के अगेंस्ट। इसका स्केल 1 से लेकर 5 तक होता है। ये मैनेजर, आपका जो मैनेजर है वो आपको डायरेक्टली डिसाइड करता है कि आपके क्या रेटिंग देनी चाहिए, जो भी उसने पूरे साल में ऑब्जर्व किया है वो। अब बात करते हैं बैंड क्या होता है। बैंड जो है वो फाइनल कैटेगरी है जिसमें ए बी सी या डी है, जो आपकी सैलरी हाइक को डिटरमाइन करता है। तो अगर मैं नॉर्मल सैलरी हाइक्स की बात करूं तो ए बैंड जो है वो एक्सेप्शनल माना जाता है। इसमें आपकी आईपीएफ रेटिंग स्कोर जो है वो नियरली 5 के इक्वल होनी चाहिए, और जो आपकी एक्सपेक्टेड हाइक है वो 8 से लेकर 10% के बीच में होती है। बी बैंड, इसमें आपकी आईपीएफ रेटिंग 4 से लेकर 4.5 तक की होनी चाहिए, और जो आपका इंक्रीमेंट होता है वो 4.5 से 6 के बीच का होता है। सी बैंड, अगर आपका बिलो 4 है तो जो आपकी एक्सपेक्टेड हाइक होगी वो 2 से 3% के बीच में होगी। डी बैंड मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार, सबसे कम बैंड इसको माना जाता है। इसमें आपकी सैलरी जो है वो 0% बढ़ती है, या तो सैलरी कट जो है वो आपको लेना पड़ सकता है। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। आईपीएफ स्कोर और बैंड जो है वो डायरेक्टली लिंक्ड नहीं होते हैं। लोग बोलते हैं कि आईपीएफ और बैंड जो है वो लिंक्ड होते हैं। एक हद तक माना जाता है कि जिसकी आईपीएफ रेटिंग जो है वो ज़्यादा है तो उसको बैंड भी ज़्यादा अच्छा ही मिलेगा, पर ऐसा कोई श्योरिटी नहीं है। एक टीसीएस इनसाइडर ने ग्लासडोर पे लिखा है कि आईपीएफ रेटिंग्स आर व्हाट यू गेट फॉर द गोल्स, बट बैंड्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ पीपल who are there in the same grade in your project portfolio. If your manager wants to give you A for one person, he needs to give C for another. मतलब ये एक बेल कर्व के ऊपर डिसाइड होता है कि कितने लोगों को C मिलेगा, कितने लोगों को A मिलेगा, और ये डायरेक्टली डिसाइड होता है कि कितने एम्प्लॉयज़ जो हैं उस प्रैक्टिस में काम कर रहे हैं। तो ऑफिशियली टीसीएस ने 2017 में बेल कर्व जो है वो अमेंडन किया था। प्रैक्टिकली कर्व फिटिंग अभी भी अकाउंट होती है, मतलब उन्होंने बोला था कि हम बेल कर्व को नहीं लेते हैं, पर बेल कर्व से ही सब कुछ होता है। रियलिस्टिक बैंड डिस्ट्रीब्यूशन में अगर आपको बताऊं तो ए बैंड जो है वो 10 से 15% लोगों को दिया जाता है ऑल ओवर ऑर्गेनाइजेशन में। बी बैंड जो है वो 20 से 30% लोगों को दिया जाता है। सी बैंड जो है वो नियरली 50% एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है, और डी बैंड जो है वो भी नियरली 10% एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है। मतलब अगर आपका आईपीएफ जो है वो 4.1 बी है तो आप ये श्योरिटी से नहीं बोल सकते हो कि आपको बी रेटिंग मिलेगी। यहाँ पे हमने देखा है कि 4.A वाले को भी बी मिली है,
और 4.2 वाले को भी सी मिली है, क्योंकि इस सिलेक्शन का कोई एक क्राइटेरिया डिफाइन नहीं किया गया है। ये सब डिपेंड करता है कितने लोग हैं आपके प्रोजेक्ट में और कितने बैंड्स आए हैं आपके प्रोजेक्ट में, आपकी प्रैक्टिस में। ये है टीसीएस के अप्रेजल की ग्राउंड रियलिटी। लोग बात करते हैं कि बैंड रिजेक्ट आप कैसे कर सकते हो। तो देखो, अगर आपको बैंड रिजेक्शन करते हो तो क्या चेंज होगा, कंपनसेशन लेटर आपको न्यू मिलेगा या नहीं मिलेगा? सीधा जवाब है 99% केसेस में आपको कंपनसेशन लेटर अपग्रेडेड नहीं मिलेगा। लेकिन आप प्रोसेस समझ सकते हो, क्योंकि कुछ एज केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पे चेंज होता है। तो बैंड रिजेक्शन की प्रोसेस आपको बताता हूँ। स्टेप 1, आपको iVivolve पे बैंड डिसएग्रीमेंट ऑप्शन मिलेगा। टीसीएस के अप्रेजल पोर्टल में एक ऑप्शन होता है डिसएग्री। तो बैंड रिलीज होने के बाद आप फॉर्मली उसको रिजेक्ट कर सकते हो। स्टेप 2, एक मीटिंग शेड्यूल होती है, उसमें आपका मैनेजर और रिव्यूअर साथ में होते हैं। वो आपको सुनेंगे, आपके नोट्स लेंगे, MOM जो है वो सर्कुलेट करेंगे टॉप ऑफ द हायरार्की को। स्टेप 3, कॉर्पोरेट को एस्केलेट किया जाता है। मैनेजर कहता है मैं अपर मैनेजमेंट से डिस्कस करके आपको बताऊंगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। स्टेप 4, 1 महीने बाद रिप्लाई आता है, और वो रिप्लाई यूजुअली क्या होता है कि कॉर्पोरेट ने अप्रूवल नहीं दिया है तो आपका बैंड चेंज नहीं होगा। तो यही है, मतलब 1-1.5 महीना वेट करने के बाद भी आपका बैंड चेंज नहीं होता है। एक अनोनमस टीसीएस मैनेजर ने ग्रेप वाइन पे ओपनली लिखा है कि आई एम अ मैनेजर, आई कैन टेल यू अप फ्रंट, योर बैंड विल नॉट गेट रिवाइज्ड, your manager will do a meeting, circulate MOMs, and then after a month he'll say that corporate did not approve. Better prepare yourself for another opportunity. क्यों नहीं चेंज होता है बैंड, ये भी आपको पता ही है, क्योंकि बैंड ऑलरेडी एक मल्टी लेवल अप्रूवल प्रोसेस से गुजर चुका होता है। मैनेजर से रिव्यूअर, रिव्यूअर से अकाउंट हेड, अकाउंट हेड से HR, HR से कॉर्पोरेट। और जब आप रिजेक्ट करते हो तो मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ता है कि उन्होंने पहले आपको वो वाला बैंड क्यों नहीं दिया। और मैनेजर सेल्फ प्रिजर्वेशन मोड पे चले जाते हैं, और वो क्या करते हैं, वो आपकी गलतियां ढूंढते हैं और अपने जो उन्होंने आपको बैंड दिया होता है उसको जस्टिफाई करते हैं। एक कोरा यूज़र ने क्या लिखा है भाई, एक कोरा यूज़र ने लिखा है कि 99% ऑफ केसेस में बैंड नहीं बदलेगा, क्योंकि मैनेजर को जस्टिफाई करना पड़ेगा, तो वो आपकी कोई ना कोई फॉल्ट निकालेंगे ही निकालेंगे। तो रिजेक्ट करना इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए ठीक है, पर प्रैक्टिकल रिजल्ट के लिए रियली बहुत ही मुश्किल से चेंज होता है जो बैंड आपको मिला है वो। मैंने बोला कि 1% लोग तो हैं जिनका बैंड चेंज होता है। अब वो 1% लोग कौन हैं? देखो, वो केस 1 वो होता है जब आपके पास डॉक्यूमेंटेड एविडेंस हो और वो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो। मतलब आपके पास क्लाइंट एप्रिसिएशन के ईमेल्स हों, स्पेशली फॉर सीनियर क्लाइंट साइड। आपके पास सर्टिफाइड माइलस्टोन्स हो, प्रोजेक्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। आपके पास क्वांटिफाइबल डिलीवरी की मैट्रिक्स हो, मतलब आपके ये करने से इतना ज़्यादा टाइम कम हुआ, या जो काम पहले इतना ज़्यादा टाइम ले रहा था वो इतना ज़्यादा कम टाइम लेगा, और आपने बहुत ही अच्छी क्वालिटी डिलीवर की हो विद ज़ीरो डिफेक्ट्स। अगर आपके पास ये सब कुछ डॉक्यूमेंट प्रूफ्स हैं तो आप क्लियरली जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरे को जो बैंड मिला है वो मेरी कैपेबिलिटी के हिसाब से सही नहीं है और मैनेजर को वो चेंज करना ही पड़ेगा। केस 2, जब मैनेजर खुद अनकंफर्टेबल हो। कभी कभी मैनेजर जनरली फील करता है कि उन्होंने गलत बैंड दिया है, लेकिन कोटा की वजह से देना पड़ा। तो ऐसे मैनेजर्स कभी कभी क्वाइटली हेल्प कर देते हैं एस्केलेशन में, और वो आपकी साइड भी ले लेते हैं। इसके लिए अप्रोच आपकी क्या रहेगी? मैनेजर, मैं समझता हूँ कि आपको आपके मैनेजर को प्यार से रीच करना चाहिए, अपने पूरे पॉइंट्स बताने चाहिए। स्पेसिफिकली आपको उन डिलीवरेबल्स बताने चाहिए जो आपने रिसेंट क्वार्टर्स में कंप्लीट किए हो, क्योंकि जो रिसेंट चीज़ें होती हैं वो सब याद रहती हैं और पुरानी चीज़ें जो हैं वो सब भूल जाता है। आपको कोई एक्यूजिशन नहीं करनी, आपको कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना, आपको बस डेटा बेस्ड कन्वर्सेशन करनी है अपने मैनेजर के साथ। केस 3, अगर आप ग्लोबल HR को लूप करो सीधा की सीधा, तो एक कोरा एक्सपर्ट ने एक्सप्लिसिटली सजेस्ट किया है कि लूप इन ग्लोबल HR इन द ईमेल, कीप अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव डन थ्रू आउट द ईयर, एप्रिसिएशन ईमेल, सर्टिफिकेट, एंड बी रेडी टू फाइट। डायरेक्टली इंडिया HR नहीं, मतलब ग्लोबल HR को आपको एस्केलेट करना है, और वो थोड़ा डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि उन्हें ग्लोबल पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ती हैं। केस 4, अगर आपका RTO कंप्लाइंस है, अगर आप RTO में आ रहे हो तो आप बोल सकते हो भाई देखो मैं तो ऑफिस पे आ रहा था, क्योंकि RTO कंप्लाइंस में इतनी ज़्यादा चीज़ें दी गई, वो एम्फोसिस किया जा रहा है, तो आप भी उस पर एम्फोसिस कर सकते हो कि देखो मेरा RTO कंप्लाइंट है, मैं कंपनी की सारी पॉलिसीज़ फॉलो करता हूँ, मैंने अपना काम अच्छे से किया है, तो प्लीज़ मेरा आप इंक्रीमेंट बढ़ाओ, जो बैंड दिया है उससे मैं डिसएग्री करता हूँ।
तो ये थे कुछ केसेस जिसमें मैंने आपको बताया कि कैसे आप लोग जो है अपना बैंड बढ़ा सकते हैं। बैंड बढ़ाने के साथ साथ किस केसेस में बढ़ते हैं, पर 99% ऑफ द केसेस में जो आपका इंक्रीमेंट है वो उतना ही रहता है, कोई बढ़ के नहीं आता। मैंने अपने टीसीएस करियर में एक ऐसा ही केस देखा था जहाँ पे एक सीनियर एसोसिएट थी, मतलब सीनियर कंसल्टेंट थी, वो एसोक या कंसल्टेंट ही थी। उसको सी बैंड मिला था, उसने बहुत काम किया था, लेकिन उसने रिजेक्ट किया। 2-3 महीने उसको लटका के रखा, फिर उसको बोला कि हम अभी कुछ नहीं कर पाएंगे, कॉर्पोरेट से अप्रूवल नहीं मिला है। तो ऐसा ही होता है और ऐसा ही होता रहेगा। तो रिजेक्ट कर देना थोड़ा इमोशनल सेटिस्फैक्शन के लिए, पर ये ज़रूर दिमाग में रखना कि कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।